अच्छा जनाब, आपके संडे सेकेंड ईयर के फर्स्ट हाफ टेस्ट की ये डिस्कशन है और मैं किफ़ायतुल्लाह खटक। जनाब केमिस्ट्री का ये पोर्शन है, शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 82। कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। आपने चंद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है जो आपके कोर्स में, जो आपका सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है S&P ब्लॉक, तो उसके सिलेबस में टॉप में जो दिया गया है प्रॉपर्टीज दी गई हैं। आपने उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एज ए होल पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट देखना है और टॉप टू बॉटम देखना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब हम इस तरह लेते हैं, मैं एक जगह एक दो पीरियड और ग्रुप बना देता हूं। लेफ्ट टू राइट का मतलब इस तरह होगा, लाइक लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आगे नियान है वैसे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो फिर उसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, नियान तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। फिर डाउन द ग्रुप जो है हम बात कर रहे होते हैं, लाइक ये ग्रुप है, सोडियम है, सोडियम, फिर पोटाशियम है, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम और सीजियम और इसके बाद फ्रांसियम है। या फिर आप इस ग्रुप की बात कर सकते हैं, लाइक क्लोरीन है, इसके बाद ब्रोमीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसके बाद एस्टाटीन है। ये चंद ग्रुप्स आपने याद रखने हैं बिकॉज आपके सिलेबस में ग्रुप 1 भी मौजूद है, ग्रुप 2 भी मौजूद है। ग्रुप 2 जो है वो इस तरह है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांशियम, बेरियम और रेडियम। आपके सिलेबस में ग्रुप नंबर 4 भी मौजूद है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड मौजूद है। फिर डी ब्लॉक है तो उसकी अलग से बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इन ग्रुप्स को जो है याद रखना है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो कहता है कि एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। जनरल एक स्केच बना लेंगे अपने साथ और वो स्केच कुछ इस तरह होगा। एक तो ये कि मिसाल के तौर पे ये है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, और दूसरा ये है कि डाउन द ग्रुप आप बात करेंगे कि डाउन द ग्रुप जो है इस प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा। तो हम पहले ये प्रॉपर्टीज में सारी इधर लिख रहा हूं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीज आएगा, ये इंक्रीज है। और डाउन द ग्रुप जब आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इस तरह हमारे पास दीज आर द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और इसमें भी फिर फ्रांसियम आ जाएगा। फ्रांसियम चूंकि रेडिएक्टिव है तो ज्यादातर एग्जाम्पल में फ्रांसियम का जिक्र नहीं करते बल्कि सीजियम का आ जाएगा। तो ये सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब आप इधर से इधर जाएंगे तो फिर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये मोस्ट आयनिक बॉन्ड होगा बिकॉज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का है। तो जनाब यहाँ पे आप ग्रुप नंबर 7A यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। 82 में डी ऑप्शन है। 83 lanthanide and actinides are placed in which block। पीरियोडिक टेबल में ये जो ब्लॉक है ये वाला जिसमें दो ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक कहलाता है। और इसके बाद यहां पर ये 10 ग्रुप्स हैं, ये डी ब्लॉक कहलाता है। और इसके बाद फिर यहां पर 6 ग्रुप्स हैं, ये पी ब्लॉक कहलाएगा। यहां पर हीलियम का ख्याल रखिएगा कि वो इसमें है लेकिन वो पी ब्लॉक नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये पी ब्लॉक है और इसके बाद पीरियोडिक टेबल के एन नीचे दो सीरीज हैं, इन को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। ये लैंथेनाइड सीरीज है, ये एक्टिनाइड सीरीज है और दोनों जो हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर प्लेस्ड इन विच ब्लॉक, तो डी ऑप्शन है एफ ब्लॉक। 84 कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की ज्यादा रिएक्टिविटी इस वजह से है कि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जो इस बात का सबूत है कि इन्होंने, ये न्यूक्लियस है और जितने इलेक्ट्रॉन इसने खींचने थे वो खींच लिए।
तो बिल्कुल आखिरी कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, उस पर थोड़ी सी अट्रैक्शन है, तो ये बड़ा लूजली बाउंड होगा, बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है जी। तो लिहाजा इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मेटल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, तो चूंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम है तो ये बड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 85 में कि विच ग्रुप 1A एलिमेंट रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नीचे बढ़ता जाएगा। लिथियम का रिएक्शन नॉर्मल रेट के साथ है, सोडियम का बड़ा फास्ट होगा, पोटाशियम का बड़ा वायलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है जी। लाइक इस तरह देखिएगा, आपके कोर्स में मौजूद है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इनको जनरली हम ऑयल में स्टोर रखते हैं, बिकॉज ये पानी के साथ जो हवा में मॉइस्चर होती है और एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं, तो इनको ऑयल में स्टोर करते हैं। जबकि रुबिडियम और सीजियम वगैरह जो है तो ये सील्ड कंटेनर में होते हैं, सील्ड कंटेनर में छोटे छोटे इस तरह के जैसे वैक्सीन वाली वो ट्यूब होती है तो उसमें ये होते हैं। और जब हम इनको लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो पूरा ट्यूब ही कंटेनर में डाल के उसे तोड़ देते हैं। तो ये है, तो यहां पर ये होगा लिथियम, सोडियम और फिर रुबिडियम है, मैग्नीशियम अल्कली मेटल नहीं है। 86 कहते विच 84 कहते कि विच ग्रुप 1A एलिमेंट रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर, सो ये रुबिडियम है। लिथियम का रिएक्शन जरा स्लो है, सोडियम बड़ा तेज रिएक्शन करता है, लेकिन जैसे ही ये जो आप डाल लेंगे रुबिडियम जो है तो ये बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। अगर ये मटर के दाने के बराबर भी है और आपने बीकर में पानी लिया और इस दाने को उसमें डाल दिया तो याद रखें इतना तेज रिएक्शन होगा कि ये बीकर को ही तोड़ देगा, बिकॉज ये जो रिएक्शन करता है रुबिडियम तो ये वाला रिएक्शन होगा। रुबिडियम है और पानी के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर सॉल्युबल है, और साथ साथ ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन इतना तेजी से होता है कि ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होती है और साथ साथ एयर में ऑक्सीजन भी है तो उसके साथ भी इसका रिएक्शन हो जाता है। तो इतनी हीट जनरेट होगी कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये बीकर की दीवारों को बड़ा तेजी से टकराएंगे और इसे तोड़ देंगे जो नॉर्मल बीकर होता है। तो जनाब यहाँ पे रुबिडियम है 86 में कि विच एलिमेंट इन ग्रुप 1A हैज द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इसमें इंक्रीज आएगा। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इसलिए आता है, जरा देखिएगा, ये जो पीरियड है ये दूसरा पीरियड है। दूसरे पीरियड में मतलब ये हुआ कि इनमें दो दो शेल्स है। जनरल बात याद रखेंगे कि एक एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसमें उतने ही शेल्स होते हैं, तो ये दूसरे पीरियड के लोग हैं तो इनमें दो दो शेल हैं। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है जो पॉजिटिव है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है जो नेगेटिव है। तो लिहाजा ये जो फोर्स है कूलम्बिक फोर्स जिसे आप कहते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो चूंकि प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, लिहाजा आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहां पर विच एलिमेंट इन ग्रुप 1A टंगा टंगा में खूबसूरत सोच रहा हूं। हाँ, एंड ये कहता है कि विच एलिमेंट इन ग्रुप 1A हैज द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी तो लिहाजा ये सीजियम आएगा। और एक कोशिश आप कर ले, मुझे अक्सर एमसीक्यूज मिल जाते हैं, स्टूडेंट भेजते हैं, मैं इनको सॉल्व करके दे देता हूँ वापस। बराए मेहरबानी ये आउट ऑफ द कोर्स जो किताबें आपको मिलती है मार्केट से वो ना देखें, सिर्फ टेक्स्ट बुक को तवज्जो दें और टेक्स्ट बुक सामने सिलेबस लगा लें। सिलेबस में लिखा गया है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके मुताबिक स्टडी कर लिया करें, आउट ऑफ द कोर्स बिल्कुल ना जाए। आपका एक क्वेश्चन भी केमिस्ट्री में आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ केपी से नहीं होगा, सही है ना। तो गैर जरूरी तौर पे अपने आप को स्ट्रेस ना करें प्लीज कि आपने इतनी सारी चीजें जमा कर ली हैं कि आप किसी काम के नहीं रहे। तो सबसे पहले तो उन तमाम चीजों को साइड पे कर लें और सिर्फ टेक्स्ट बुक और सिलेबस आपके सामने मौजूद हो, ठीक है जी। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा, टेक्स्ट बुक और सिलेबस। आगे जाइए, कहते कि
87 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक। तो सोडियम ऑक्साइड है तो ये बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है, और बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक है। सिलिकॉन ऑक्साइड एसिडिक है। जनरल बात ये याद रखें कि अगर मेटल है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड दे आर बेसिक, सिवाय चंद एक के। चंद मेटल ऑक्साइड हैं कि वो एम्फोटेरिक है, लाइक बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसके अलावा क्रोमियम का भी एक स्टेट है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये एसिडिक होते हैं। और आपने अगर कभी आ गया कि कौन सा मोस्ट एसिडिक है और कौन सा लेस एसिडिक है या मोस्ट एसिडिक है, तो उसके लिए आपने ये कुलिया याद रखना है। जनरल कुलिया जो है वो याद रखें, रूल याद रखें, एक एक चीज को आप याद नहीं कर सकते। तो याद रखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद नहीं है, लेकिन आपने ये ग्रुप और ये पीरियड ये याद रखने हैं। और जनरल देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होगी, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। और इस तरह बेसिक जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहां पर बेरिलियम ऑक्साइड है जो कि अगर आप इसे देखेंगे, देखें ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेरिलियम की जानिब जो है तो ये ज्यादा हो जाती है, और फिर बेरिलियम से नीचे जाएंगे तो फिर ये कम हो जाती है। लिहाजा ये बेसिक आते हैं सारे, और ये एम्फोटेरिक हो जाता है। और फिर आगे है बोरान, तो बोरान का जो ऑक्साइड होगा वो फिर एसिडिक होगा। और फिर कार्बन है, उसका ऑक्साइड मोर एसिडिक होगा, CO2। और कार्बन के बाद फिर आप जानते हैं नाइट्रोजन वगैरह है, और फिर इसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कि विच ऑफ दीज क्लोराइड्स फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। याद रखिएगा कि जब मेटल पे +1 चार्ज आ जाता है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती, आयोनाइज हो जाएगा पानी में, लाइक सोडियम क्लोराइड, लाइक लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, और इसी ग्रुप में जाएं। जब +1 चार्ज होगा तो पानी के मॉलिक्यूल इन आयंस को अलग कर लेते हैं, जस्ट आयोनाइजेशन हो जाती है, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, मतलब नन ऑफ दीज आयंस विल रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो फिर जाहिर है उसकी सॉल्युबिलिटी जरा कम है कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, आयोनिक बॉन्ड जरा स्ट्रांग हो गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन रिएक्शन फिर भी नहीं करता। एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो ये भी इस तरह रिएक्शन नहीं करता। और आखिर में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये बड़ा रेडिली रिएक्शन कर लेता है और प्रोडक्ट बनाएगा, यह है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। एक मॉलिक्यूल है, लिक्विड स्टेट में है, मॉलिक्यूल क्यों है, याद रखें कि सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स की बात हो रही है। एक एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 लॉस कर लेगा, एट द मोस्ट 3 लॉस कर सकता है, 4 कोई लॉस नहीं करता। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकता है, चार्ज इसका 4+ नहीं हो सकता। तो सिलिकॉन ने ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। और लिक्विड क्यों है, एक तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लिक्विड इसलिए है कि आप खुद अंदाजा लगाएं, 4 क्लोरीन है, Cl2 मॉलिक्यूल का मोलर मास 71 है, तो 71 फिर सिलिकॉन, तो इसका मास इतना ज्यादा है कि लंदन फोर्सेस भी ज्यादा है, लिहाजा ये लिक्विड है, गैस नहीं है। लेकिन अगर इसी ग्रुप से जरा ऊपर आ जाएंगे तो आपको फिर कार्बन मिलता है। कार्बन का भी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड मीथेन गैस है, लेकिन कार्बन का क्लोरीन के साथ कंपाउंड फिर लिक्विड है। तो यहां पर है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड पानी के साथ रिएक्शन करके, रिएक्शन आसान होते हैं, सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाएं। पॉजिटिव पहले हम लिखते हैं केमिस्ट्री में, नेगेटिव बाद में लिखते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो सिंपल तरीका ये कि ये मिलाएं और ये मिलाएं। केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव तरीका ये होता है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, जो कि बाद में फिर सिलिका में कन्वर्ट होता है और H2O में, फिलहाल मैंने लिख दिया है, और इसको हम कहते हैं सिलिकिक एसिड, और along with HCl। तो ये वो फ्यूम्स हैं। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है
कि which of the following liquids when mixed together will produce fumes of HCl। तो वाटर इज अ लिक्विड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज अ लिक्विड। जब इन दोनों को आप मिक्स कर लेंगे तो आपके पास स्टीम की सूरत में फ्यूम्स आएंगे। फ्यूम्स वेपर्स को कहते हैं जो हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर लफ्ज हम फ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम कहते हैं पानी के तो वेपर्स हैं, अल्कोहल के भी फिर वेपर्स हैं, लेकिन HCl के फ्यूम्स हैं, और इस तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग है उसके भी फ्यूम्स होते हैं। तो यहां पर होगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। आगे जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट फॉर्म्स अ कोवेलेंट क्लोराइड दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो सोडियम मेटल के क्लोराइड हमेशा सॉलिड होंगे। व्हाई? दे आर आयोनिक कंपाउंड्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक सीक्वेंस होती है और कंपाउंड सॉलिड होगा। नॉन मेटल के क्लोराइड तो डिपेंड करता है कि मोलर मास कितना है। मोलर मास अगर 60-70 से ज्यादा हो जाए तो फिर वो लिक्विड है, 60-70 से कम है तो फिर वो गैस है। ठीक है जी, लाइक मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, पेंटेन फिर लिक्विड है। जरा मोलर मास चेक कर लें, ये फिर लंदन फोर्सेस की बात होती है। अच्छा जी, तो यहां पर है सिलिकॉन 90 में कहता है कि विच ऑक्साइड हैज अ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड। सोडियम ऑक्साइड आयोनिक है, आयोनिक बॉन्ड है इसमें। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आयोनिक है। सिलिका है तो सिलिका का ये स्ट्रक्चर आता है जस्ट लाइक डायमंड। सिलिका का ये स्ट्रक्चर आता है। सिलिकॉन है और इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है जी, अगर मैं डायमंड की तरह बनाना चाहूं तो सिलिकॉन है, इसके 4 बॉन्ड्स हैं, और फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और फिर आगे इस ऑक्सीजन के फिर सिलिकॉन के साथ बॉन्ड है और आगे वो फिर बॉन्ड बनाता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक मीथेन। डायमंड में यह है कि कार्बन 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 होते हैं। यहाँ पे है सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, और ये वही चीज है रेत जिसे आप कहते हैं। तो जनाब ये है सिलिका, और ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं इसके, बिकॉज थ्रू आउट जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। P2O5 जिसको आप अक्सर इस तरह लिखते हैं P2O5, ये भी सही है, और अगर इस तरह लिखे तो भी ठीक है। एक्चुअल मॉलिक्यूल P4O10 है, ये भी मॉलिक्यूल ही है। नॉन मेटल मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन सिलिका जो है ये मॉलिक्यूलर नहीं है, बल्कि ये पॉलीमेरिक क्रिस्टल होता है। यहाँ पे N हम लिखते हैं, लॉन्ग चेन होगा सिलिकॉन ऑक्सीजन, और इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। अगर आप 2D में बनाना चाहें तो इस तरह होगा, और आगे फिर सिलिकॉन होगा इस तरह, ये फिर सिलिकॉन है। यानी इन ईच केस सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और ऑक्सीजन 2 एटमों के साथ बॉन्डेड है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका प्लेनर नहीं है, बल्कि इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा डायमंड लाइक। तो 90 में सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए कुछ चीजें आपने याद रखनी है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है कुछ बड़ी स्पेसिफिक है। मैं उनका जिक्र कर देता हूं कि जो आपने याद रखनी है, बिकॉज कभी एक पॉइंट आएगा पेपर में, कभी दूसरा आएगा, लेकिन यही टोटल के 4 पॉइंट्स हैं। मैं इनको लिख लेता हूं कि आपका ये मसला भी हल हो जाए। ये है सिलिकॉन, सॉरी ये है स्कैंडियम, और इसके बाद टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जिंक के नीचे फिर वही लोग है लाइक कैडमियम और मरकरी। ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक है जी, लेकिन पीरियोडिक टेबल का ये चौथा पीरियड है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो आप जरा नोबल गैसेस को देख लें। नोबल गैसेस पहला मेंबर है हीलियम, फिर नियॉन है और फिर आर्गन है। तो आर्गन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है यहां पर, और इसके बाद फिर आप लिखते हैं स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, आपको एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कभी आ गई तो कोई एक याद कर ले। मिसाल के तौर पे आयरन याद है तो 26 है तो उधर जाए, और 25 है, 24 है, 23 है, 22 है, 21 है। आगे जाएंगे तो ये 27, 28, 29, 30 है,
कोई एक याद कर ले, ज्यादा तेजी दिखाएं तो दरमियान वाला याद कर, मैंगनीज 25 तो आगे पीछे जाएं फिर, सही है। अच्छा, अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रूल्स आपने वो तरीका वो आपने याद रखना है। लाइक उसको इस तरह याद करें 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, यहां तक आपका काम निकल जाएगा। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10 ये आप कर लेते हैं। और 3d10 का मतलब है 30 इलेक्ट्रॉन, और उसी को आप फिर अगर पूरा कभी आ गया तो इस तरह लिखे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 और 4:2, और फिर इधर से शुरुआत होती है 3d का, ये 1 आएगा। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहां से यहां तक ये जो है ये आर्गान की कॉन्फ़िगरेशन है। ये पहली वाली जो है ये हीलियम की हो गई, यहां से 2s2, 2p6 तो ये नियान की हो गई। दूसरा पीरियड खत्म हो गया 2, दूसरा पीरियड 2, दूसरा पीरियड खत्म हो गया 1, तो ये पहला पीरियड है। 2s2, 2p6 तो दूसरा पीरियड खत्म हो गया, और फिर 3s2, 3p6 तो ये फिर आर्गान की कॉन्फ़िगरेशन है। तो मल्टीपल तरीके हैं। आखिर में ये देखिए 4, तो चौथा पीरियड शुरू हो गया। 4s2 इसलिए कह रहे हैं कि यहां पे दो ग्रुप्स हैं, 4s1 अल्कली मेटल, 4s2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसके बाद फिर स्कैंडियम शुरू हो रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन जनरल आती है कि ये होगी 4s2 और 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। इसको मैं लिख लेता हूं फिलहाल 4s2 और 3d4 में लिख लेता हूं फिलहाल। यह है 4s2 और 3d5, 4s2 और 3d6, 4s2 और 3d8। इसे मैं फिलहाल लिख लेता हूं 4s2 और 3d9 और 4s2 हैं 3d6 तो 3d7, 3d8 यह है 4s2 और 3d9 और 4s2 3d10। दो कॉन्फ़िगरेशन का स्पेशली ख्याल रखें। क्रोमियम जो है ये, तो कभी कभार वो क्रोमियम नहीं कहेगा, वो कहेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24, तो आपको फील भी नहीं होगा कि वो क्रोमियम की बात कर रहा है, दिस इज 24। तो इनको याद रखेंगे कि ये नहीं होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 और 3d5। टू बी प्रिसाइज, अब 3d5 मोर स्टेबल है, तो 3d5 को पहले लिखना चाहिए और 4s1 को बाद में, बिकॉज हाफ फिल हो जाएगा। अच्छा, फिर यहां तक आ जाएंगे तो इसको याद रखें कि कॉपर, या फिर वो कहेगा एटॉमिक नंबर 29 है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन उधर जाके d10 कर देगा, तो 3d10 और 4s1। ये एबनॉर्मेलिटी यहां पर मौजूद है इस पीरियड में, फिर सेकंड पीरियड में भी इसी तरह मौजूद है, और थर्ड जो पीरियड है वो फिर इसके साथ काफी मिलता जुलता है। वहां पे चंद एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो मैंने आप लोग एक टेबल बना देंगे, इसी तरह तरतीब से लिख लेंगे, और हर एक के नीचे ये कॉन्फ़िगरेशन देखें और इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, तो आपको 10-11 जगह पे एबनॉर्मेलिटी सी मिल जाएंगी, लेकिन कम से कम आप श्योर होंगे कि आपने कर दिया, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटमों की और आयंस की। तो चलिए जी आगे जाते हैं। तो ये होगा टाइटेनियम है, तो ये आ जाएगा 3d2, यानी आर्गान 4s2 3d2, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यट्रियम जो है वो इस के नीचे मौजूद है। स्टैंडियम है ना, टाइटेनियम आगे, तो यहां पर यट्रियम है, फिर जर्कोनियम है, नियोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम, रिवटीनियम सारे मौजूद हैं। मैं सारे लिख लूंगा लेकिन टाइम काफी ज्यादा इसमें लगेगा, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ 3 मरतबा बना ले घर में तो ये आपको सारी उम्र याद रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आगे जाइएगा, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यट्रियम पहला है तो 5s2, यानी चूंकि ये 5वें पीरियड में है तो आएगा 5s2, और अगर पहले लिखना है तो कौन होगा, सही है, हीलियम, नियान, आर्गान, तो इसके एंड में आता है क्रिप्टॉन, तो फिर ये इधर लिखा होगा क्रिप्टॉन, और फिर 5वां पीरियड है तो 5s2 और 4d1 होगा, तो 5s2 फर्स्ट ऑप्शन है, 5s2 4d1, यानी इन सब की कॉन्फ़िगरेशन d1 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 आएगी। इनकी कॉन्फ़िगरेशन d10 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 और इधर भी d10 है, सिवाय पैलेडियम के।
कि पैलेडियम में S से दोनों ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और D को 10 कर देते हैं, तो उसको स्पेशली आपने याद रखना है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D10 और 5S0। जैसे मैंने अभी कहा, यह वाहिद है कि जिसके S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, वो दोनों ही D में आके उसको 10 कर देते हैं। और थ्योरीज हैं, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैंने बता दिया कि ये आपके लेवल से जरा ऊपर है। तो 93 में पैलेडियम है जो कि 4D10 और 5S0 है। टेक्नीशियम, र्यूटीनियम है और फिर पैलेडियम है, इस तरह। तो यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, टेक्नीशियम और इसके बाद र्यूटीनियम है और फिर रोडियम है और फिर पैलेडियम है, ठीक है जी, और फिर सिल्वर है और इधर कैडमियम है। तो इसकी बात हो रही है। तो ये आपके पास है S में 0 और D में इसके 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आगे जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3+ आयन है। अब क्रोमियम आयन की बात हो रही है। तो क्रोमियम को आप देख रहे हैं कि ये है 4S1 और 3D5। तो अगर आपने क्रोमियम को अगर आपने इस तरह लिखना है +3, तो S का इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो ये हो जाएगा 4S0 और +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन D से निकाल लेंगे, तो 3D3 आपके पास आ जाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 95 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+। कॉपर 2+, देखिए ये कॉपर है और अगर आप इसे कॉपर 2+ करना चाहें तो S का इलेक्ट्रॉन पहले निकाल ले, और 2+ है तो एक तो निकल गया, एक यहां से निकाल ले, तो ये 3D9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। क्यूप्रिक आयन है तो 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है ये। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। 96 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपके कोर्स में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो उसके इब्तिदाई 2 पेजेस हैं, वहां पे इन्होंने लिखा है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं कि जिनमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक काउंट नहीं होते। आपने जरूर उस पर नजर डालनी है। वहां पे कार्बोनेट में कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, और बाइकार्बोनेट में कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। मेटल कार्बोनाइल, आपकी बुक ने सिर्फ कार्बोनाइल लिखा, और इसका मतलब ये लिया जाता है लाइक मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड अटैच हुआ, इनको मेटल कार्बोनाइल कहा जाता है। एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स है जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहलाते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेटल कार्बोनाइल जो है दे आर नॉट एल्डिहाइड्स और कीटोन। इनमें मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड काम करता है। तो डी ऑप्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन। यानी ये वो बातें होती हैं जो किताब के कॉर्नर्स में जगह जगह लिखी होती है और आप जरा रैंडमली स्टडी करते हैं तो आपसे निकल जाती हैं। हम इधर टेस्ट में इसलिए ये देते हैं, और यही वजह है कि आपके नंबर, आप अक्सर कहते हैं सर मेरे तो 130 से ज्यादा नहीं होते, इसलिए कि हर मर्तबा हम नई चीज दे रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है आखिरकार सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और फिर फाइनल टेस्ट जो होंगे वो सारे रिपीटिशन होगी। सही है, तो इस तरह फिर आपके आखिरी टेस्ट में काफी अच्छे स्कोर्स होंगे, और जिनके अच्छे आते हैं तो वो मोस्टली रिपीटर होते हैं, ऑलरेडी उन्होंने ये सारे टेस्ट दिए। ठीक है जी, जैसे आपको मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की ये कॉन्फ़िगरेशन बताई, लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा? यही क्रोमियम होगा, मैंगनीज होगा, मतलब कॉपर होगा, पैलेडियम की बात आ जाएगी। तो ये सारी चीजें फिर रिपीट होती है, तो डिस्करेज ना हो आप, आपके लिए हर एक टेस्ट नया है, तो इस नए टेस्ट को पुराने नए टेस्ट के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है जी, ये नए चैप्टर का टेस्ट है, तो जब रिपीटिशन होगी फिर आप अपनी इंप्रूवमेंट देखें कि पहले टेस्ट में लेट्स से 1 2 3 चैप्टर में आपके नंबर कितने थे, अब अगर 1 2 3 चैप्टर का टेस्ट होगा तो अब आप अपने नंबर उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे जाइएगा, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूरी है, वो होता है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है कि जिनमें कार्बन ना हो और वो ऑर्गेनिक हो। ठीक है जी, ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन वगैरह नहीं है, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक और बात कि हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, सब देखिए इधर, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर हैं तो ऑर्गेनिक है, और अगर नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टीज? पहले कार्बन जरूर हो, ठीक है जी, वोलेटाइल हो, और उसके कॉम्प्लिकेटेड टाइप रिएक्शंस हो, स्लो। ठीक है जी,
और वो डिकम्पोज हो बड़ा जल्दी, 300 से नीचे पे डिकम्पोज हो, तो वो ऑर्गेनिक होगा। अब आप कार्बोनेट्स ले लें, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, फिर कहीं जाकर डिकम्पोज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, सिंपल मॉलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेचीदगी ज्यादा होती है, ब्रांचिंग वगैरह आ जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है एनी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये याद रखें, ओनली की बात हो रही है। अब ये ना कहे कि सर ये सोडियम बाइकार्बोनेट में तो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ना जनाब, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो बस ये ऑर्गेनिक है, और फिर इससे जो भी बनेगा वो ऑर्गेनिक है, उसको फिर हम कहते हैं डिराइवेटिव। लेकिन कंबस्शन की बात नहीं हो रही कि आप मीथेन को जलाएं और कहें कि सर ये तो मीथेन से बना है, नहीं, डिराइवेटिव का मतलब बॉन्ड को तोड़ के नया एटम अटैच करें। आगे बात हो रही है 98, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओपन चेन। तो जरा एहतियात करें, ओपन चेन है जनाब, तो एरोमेटिक गलत हुआ, ए साइक्लिक कहलाएगा, एली साइक्लिक के साथ कंफ्यूज ना करें इसे प्लीज, ए साइक्लिक नॉट साइक्लिक, और साइक्लिक कंपाउंड पॉलीसाइक्लिक, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 99, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हैलाइड्स इज। ये फंक्शनल ग्रुप के नाम याद रखने हैं। अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है हेलो, अल्कोहल का है हाइड्रोक्सिल, ईथर का है ऑक्सा, एल्डिहाइड्स का है फार्माइल, कार्बोक्सिलिक एसिड का है कार्बोक्सिल, सही है। और इसी तरह ये जो क्या है एस्टर्स है, तो वो फिर आपके पास अल्कोक्सी कार्बोनाइल है। यहां पर ये बात कर रहा है हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल यानी कार्बोनाइल ग्रुप है और इधर हेलोजन होगा। और फिर ये जो ग्रुप है ना अमाइड्स का, तो ये अमाइड ही कहलाता है, अमाइड। और ये जो ग्रुप है एस्टर्स का, यहां पे मस्त अल्काइल, तो इसलिए इसको कहा गया अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है जी। और इसको डायरेक्ट हम एनहाइड्राइड पढ़ते हैं। तो इनके फंक्शनल ग्रुप के नाम, बिकॉज सिलेबस में क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर बेस्ड और फिर फंक्शनल ग्रुप है। तो हेलो कार्बोनाइल, फिर कहता है कि विच द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपने सिर्फ उनको याद रखना है जो आपके पेज के बुक के पेज के लेफ्ट साइड पे लिखा गया है, लेफ्ट पेज पे। पायरिडीन है, ठीक है जी, और थायोफीन है, पायरोल है, फ्यूरेन है। ऐसा नहीं कि अब आप इसके पीछे पड़ जाएं यूरेसिल और एडेनिन और गुआनिन, ना 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 ना, आपका नॉलेज में टेस्ट नहीं है, एफएससी की किताब में सिलेबस के मुताबिक टेस्ट है, ठीक है जी। तो किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। तो पायरिडीन है, पायरिडीन ये स्ट्रक्चर रखता है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, और यहां पर होगा नाइट्रोजन। आगे जाइए, तो कहते हैं कि विच एलिमेंट डिसाइड्स कार्बन इज प्रेजेंट एंड पायरोल। सुने, पायरिडीन पायरोल दोनों में नाइट्रोजन है, पायरिडीन और पायरोल, पाय 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 इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है जी। सिमिलरिटीज देखकर करें तो याद हो जाएगा। अच्छा, तो जनाब नाइट्रोजन है 102, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड, नो, नॉन एरोमेटिक, यस दे आर नॉन एरोमेटिक, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आंसर सही हो सकता है। जैसे क्रोमोसोम सेल में होते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये ज्यादा करेक्ट है। तो आगे जाइएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, दे आर एलिसाइक्लिक। अच्छा, अब जरा इस चीज को आपने समझना है, ये नए किस्म के क्वेश्चंस होंगे और टेक्निक आसान है, आपको शायद हल करते हुए लगा कि पता यार ये पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। हर एक काम का एक आसान तरीका होता है। और मेरा एक कुलिया याद करें, सोशल एक कुलिया जो मैंने डिस्कवर किया, वो ये है कि अगर आप कोई काम करते हुए बड़े जलील हो रहे ना, तो ये इस बात का सबूत है कि वो तरीका गलत है। रुक जाए, वापस आए, नए तरीके से उसे हल करें। बिकॉज नेचुरली जो भी चीजें हैं, बेस्ट चीजें वो इंतहाई सिंपल होती हैं। कोई भी काम करते वक्त बड़े ख्वार हो रहे, तो ये इस बात का सबूत है कि वो तरीका ठीक नहीं है। रुक जाएं, वापस आए, नए एंगल से उसको करना शुरू कर दें। हाँ, पुराने तजर्बात बार बार रिपीट ना करें। आप पुराना तजर्बा रिपीट करें और समझ रहे हैं कि अब की कोई नई डिस्कवरी होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी।
तो हर टॉपिक में मसले होंगे, तो जब मसला है तो इसका मतलब कि आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, उसे बंद करें, फिर नेक्स्ट टाइम आ जाए तो नए एंगल से उसे आप पढ़ सकेंगे। तो देखिए, इसे देखिएगा, हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर एंड 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। जरा सुने, क्या नाम है इसका? यह है 2,4 और डाइमिथाइल पेंटेन। आसान तरीका इख्तियार करें। पहली बात कि आपकी नजर हो कि ये N है और फार्मूला है CnH2n+2। दूसरी बात कि पेंटा है और 2 मिथाइल इधर है, तो 5 हो गए और 2, तो टोटल के 7 कार्बन है। तो ये आ जाएगा C7 और H, 7 2 14, और कितना हो जाएगा? यस, ये सही है। तो बस अब आप ये फार्मूला देख लें, जिधर भी ये है आप इसी तरीके से कर लें। एक मिनट, ये है हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर एंड 2,4। अच्छा, कार्बन एटम की बात हो रही है, तो कार्बन एटम आर 7, और अगर उसने फार्मूले की बात की तो फार्मूला ये हो गया। अच्छा, तो 7 है सी ऑप्शन, और फिर नेक्स्ट है 104 के मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 4 मिथाइल पेंट 1 इन। ये 4 मिथाइल पेंट 1 इन ही आपके बुक में अल्कीन का स्ट्रक्चर है। तो ये देखें, 4 मिथाइल और ये है पेंट 1 इन। अब आपको इधर से थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई है, एंड आई नो कि आप कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इन है तो फार्मूला होगा CnH2n। पेंट है तो 5 कार्बन, 4 मिथाइल तो 1 कार्बन, टोटल के 6 कार्बन है, तो यह आएगा C6H12। आपको स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो डी ऑप्शन है। फिर कहता है कि विच इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड उसको कहेंगे जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद हों। याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डिराइवेटिव्स वो भी अनसैचुरेटेड है, उनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो यहां पर सी ऑप्शन है प्रोपेन। 106 कहते हैं कि फ्री रेडिकल केमिकली कंबाइन टू प्रोड्यूस न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। 3 बातें हैं। जब मॉलिक्यूल टूटकर रेडिकल बनाएगा वो इनिशिएशन स्टेप है। जब रेडिकल रिएक्ट करके इस्तेमाल होगा और प्रोडक्ट में भी रेडिकल आएगा, ये प्रोपेगेशन स्टेप है। ठीक है जी, प्रोपेगेट, प्रोपेगंडा, सुना सुनाया, रेडिकल यूज हुआ, नया रेडिकल बना। टर्मिनेशन ये है कि 2 रेडिकल मिले और एक मॉलिक्यूल बना, सो दिस इज टर्मिनेशन स्टेप। डी ऑप्शन है, और ये बाय नेम मौजूद है आपके सिलेबस में। ठीक है जी। द आयोपिक नेम फॉर दिस कंपाउंड इज, ये है आयोपिक नेम CH3C, और ये ब्रैकेट में जो होते हैं तो ये ब्रांचेस है, और आगे डबल बॉन्ड विद CH2। तो जनाब प्रोपीन है और 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन। 108 कहते हैं कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकर एंड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ एन अल्कीन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर याद रखें। स्टेरिक नंबर जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद है, वो सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद है प्लस लॉन पेयर। और अगर स्टेरिक नंबर 2 आए तो वो एटम sp हाइब्रिडाइज, 3 आ जाए तो sp2 हाइब्रिडाइज, और अगर 4 आ जाए तो फिर sp3 हाइब्रिडाइज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये है कार्बन इस तरह, अब इसके 2 सिग्मा बॉन्ड है। अब आगे ये किसके साथ अटैच है वी डोंट नो, मे भी ये इधर अटैच है, मे भी ये इधर अटैच है, कुछ भी है। तो मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, sp हाइब्रिडाइज है। लाइक इसको देखिए, बेरिलियम क्लोराइड को देखिए, इसके 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज है। इसी तरह ये कार्बन भी है। आप चाहें इसकी जगह पे ये लिखें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, आगे कार्बन के साथ और हाइड्रोजन। तो अब ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और ये भी sp है। सिग्मा बॉन्ड इसके 2 है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अच्छा, जब ये आ जाएगा तो फिर आपके पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस कार्बन को देखें तो इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक ये, और इसमें 1 सिग्मा होगा। अब आगे ये किसके साथ अटैच है हमें नहीं पता, लेकिन ये श्योर है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। समझ के बात को। या फिर अगर आप ले ले फॉर एग्जांपल, ये है एक कंपाउंड जिसका नाम आप बताएंगे, क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड है। तो ये कार्बन 1 2 3, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा,
ये ऑक्सीजन 1 2 3 और 4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन 1 2 3, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो बस आपने सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर को देखना है, हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्वेश्चन बड़े कॉमन है। तो यहां पे होगा 108 में सेकेंड ऑप्शन 109 कहते हैं कि विच हाइड्रोकार्बन इज लीस्ट रिएक्टिव। एक सीरीज याद रखें, रिएक्टिविटी सीरीज में यह है कि अल्केन सबसे कम रिएक्टिव है, अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव बेंजीन है, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव अल्काइंस है, और अल्काइन से ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स है। ये एक सीक्वेंस याद रखें तो काफी सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। चलिए जी, ये हो गया लीस्ट रिएक्टिव, तो ये इथेन है, सी ऑप्शन। 110 में कहते कि रिएक्शन ऑफ इथीन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस, इथीन विद वाटर एंड एसिड। तो हाँ, ये होगा इस तरह CH2 और फिर HOH सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में H को एक साइड पे और OH को दूसरी साइड पे ऐड कर ले तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2OH। एथेनॉल इथाइल अल्कोहल 111 कहते कि इथाइल अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन अंडर विच कंडीशन। इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेटेड टू इथीन, तो यहां पर ये जो टेम्परेचर है H2SO4 + 170, तो ये वाला है, इतने हाई टेम्परेचर पे फिर ये डिहाइड्रेशन होती है। लेकिन इथीन के साथ वाटर मिलाएंगे तो ये टेम्परेचर कम होता है, ये टेम्परेचर काफी कम है, 100-120 तक ये होगा, ये काफी है। लेकिन अगर आपने ज्यादा कर दिया 170 तो फिर यही सल्फ्यूरिक एसिड इसको डिहाइड्रेट करके इधर ले आएगा। तो आगे जाइए, तो सी ऑप्शन है 112 में कि व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अ हाइपोथेटिकल कंपाउंड नेम्ड 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन। 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन जो कि हम कहते हैं बेंजीन के लिए एक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन वो है नहीं, बिकॉज बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करे तो बड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है। और इसकी क्या होनी चाहिए, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड जब टूटेगा ना, ये वाला, और इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो, ये वाला, कि ये बॉन्ड टूटे, ये टूटे निकल की मौजूदगी में, तो प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH3। यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो 120 किलो जाउल होती है, 120 किलो जाउल। तो अगर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, लाइक बेंजीन को आप देख रहे, तो 120 का 3 टाइम आना चाहिए ये है लाइक साइक्लोहेक्साट्राइइन अगर है और हाइड्रोजनेशन कर लें तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लेगा और 3 into 120 इतनी किलो जाउल की एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। तो इसकी एनर्जी आती है जनाब, ये आती है 360। द मेजर, और ये वैल्यूज याद नहीं रखनी, आपने सिर्फ जरा रेंज को देखना है, अंदाजे से बताना है, एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होगी। 113 के मेजर प्रोडक्ट व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और क्लोरोबेंजीन बनेगा, यानी इस तरह है, यह है बेंजीन और क्लोरीन है, यहां पर कोई सा लेविस एसिड होगा AlCl3, तो वो इस क्लोरीन को खींच लेगा, लिहाजा ये क्लोरीन यहां पे आ जाता है, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन अलोंग विद HCl और AlCl3 इसमें कैटलिस्ट है, लेविस एसिड जिसे कहा जाता है क्लोरोबेंजीन। अच्छा 114 ये कहते हैं कि द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल फेवर विच पोजीशन इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, आपने ये एक चीज याद रखनी है कि ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन के साथ अटैच है और उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, वो आर्थोपैरा ओरिएंटिंग होगा,
और अगर उसमें एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ये, तो फिर ये जो होगा ये मेटा ओरिएंटिंग होता है, बिकॉज ये आर्थो पोजीशंस पे, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बहालत मजबूरी मेटा पे जाएगा। ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है कि एटम अटैच है और आगे उसके मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, एक बात। और एक बात और कि शायद उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो जाए, लाइक ये मैं कह रहा हूं कि इस तरह का ग्रुप है, नाइट्रोजन है और इस तरह अटैच हो गया एसिडिक मीडियम में, अमीन नहीं है, याद रखें एसिडिक मीडियम में एनिलीन ले लिया तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपके कोर्स में जो आर्थोपैरा दिए गए हैं जरा खुद देखें, ये सारे आर्थोपैरा ओरिएंटिंग है। ये दिया गया है ऑक्सीजन, तो आगे सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर है, और इसी को ऑक्सीजन आगे अल्काइल ग्रुप लगाएं, अल्कोक्सी ग्रुप। इसी तरह नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, लॉन पेयर है। अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, अल्काइल ग्रुप लगाएं, तो भी ये जो ग्रुप है ये आर्थोपैरा ओरिएंटिंग है। अगर आप दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, ये कर लें, या फिर अगर आप इवन ये वाले ग्रुप लगाए अल्काइल ग्रुप, ऑल दीज आर आर्थोपैरा ओरिएंटिंग। और इनमें जो कॉमन चीज है कि देयर इज ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड है या फिर हाँ, जिसके पास लॉन पेयर होगा वो मोर एक्टिवेटिंग होगा देन दिस वन। अल्काइल ग्रुप के मुकाबले में OH ग्रुप ज्यादा एक्टिवेटिंग है बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन जो मेटा ओरिएंटिंग है जरा उनको देख लें। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, ये वाला जो ग्रुप है ये अटैच है बेंजीन के साथ, आगे डबल बॉन्ड है। फिर आप देखें एल्डिहाइड का ग्रुप देखें, ये अटैच है बेंजीन के साथ और कार्बन का फिर डबल बॉन्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लें, और बाकी आप फिर कीटोन वगैरह देखना चाहें, जो भी अटैच करना चाहें कर लें। ये इनमें सबसे कॉमन बात है। और एक बात और भी हो सकती है सिर्फ चंद ग्रुप में कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, समझ के बात। तो बस ये जनरल चंद चीजें आप देख लेंगे और याद हो जाएगा, रट्टा मारने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सिमिलैरिटीज देखा करें। चलिए जी आगे जाइए। तो ये है कि द इनकमिंग, तो ये आ जाएगा मेटा पोजीशन पे 115 को देखें, पी के ए वैल्यू ऑफ ईथेन, एथीन एंड इथाइन। अब आ जाएगा सर वैल्यूज याद करेंगे, नहीं याद करेंगे। उसने कहा कि किसकी वैल्यू, ईथेन, एथीन और इथाइन की। तो याद रखें कि पी के ए वैल्यू जो है ये आप जानते हैं कि ये हमारे पास जो है ये ऑलमोस्ट, अगर आप भूल जाएं तो पैरेलल है पीएच के। पीएच जितना कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो पीके जिसकी कम है वो ज्यादा एसिडिक है। तो मुझे ये बताएं इथेन, इथीन, इथाइन में मोस्ट एसिडिक कौन सा है, इथाइन। तो उसकी सबसे कम होगी, इथीन की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू इथेन की आ जाएगी। तो वो रिस्पेक्टिवली कह रहा है कि इथेन, इथीन और इथाइन, तो सबसे ज्यादा जो है फिर कम, फिर और भी कम, डी ऑप्शन है। देख रहे हैं आप लोग, वैल्यू आपने याद नहीं की, बाकी कोई भी ऑप्शन फिट नहीं आता इस सूरत हाल पे। यानी इस तरह है कि इथेन और फिर इथीन, फिर है इथाइन। अगर इधर जाएंगे तो पी के ए वैल्यू जो होगी वो पी के ए वो डिक्रीज होगी। ठीक है जी। तो वैल्यू याद ना करें, पैटर्न्स याद करें, पैटर्न्स। आगे जाइए, कहते कि ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइन चेंजेस फ्रॉम। हाइब्रिडाइजेशन इस तरह चेंज होगी कि ये है इथाइन, तो पहले कन्वर्ट होगा इथीन में और फिर कन्वर्ट होगा ये इथेन में। तो खुद देखें हाइब्रिडेशन क्या हो गई है, sp, sp2 और sp3। तो ये आ जाता है sp, sp2, sp3, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे जाइए, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लिंड-लॉर्स कैटलिस्ट। 117 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस व्हेन पास्ड थ्रू एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट। एसिटाइड बनेंगे और सिल्वर एसिटाइड का व्हाइट कलर है। इसके साथ एक और रिएक्शन भी मौजूद है बुक में, और वो है कॉपर एसिटाइड का बनना।
कहते कि विच इज द फॉलोइंग गैस व्हेन पास थ्रू एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देखिए ये है सिल्वर नाइट्रेट और प्लस एमोनिकल यानी एमोनिया में, इसको वैसे क्या कहते हैं, एक और नाम भी है इसका जनाब, ये टॉलरेंस रिएजेंट है। याद रखें, टर्मिनल अल्काइंस टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं और नॉन टर्मिनल अल्काइन रिएक्शन नहीं करेंगे। वो कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट करेगा टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, तो इथाइन करेगा, प्रोपाइन करेगा, हाँ 1 ब्यूटाइन करेगा, 2 ब्यूटाइन नहीं करेगा। क्यों? कि उसमें वो टर्मिनल ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये मौजूद नहीं है। टर्मिनल हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं, जो कि इस तरह होगा, ये हाइड्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड एंड पे आ जाए या इनिशियली आ जाए, 1 अल्काइन कहते हैं लेकिन अक्सर लोग इसको टर्मिनल कह देते हैं। तो इस ये जो ऑर्बिटल है ना, ये इसमें p जो s कैरेक्टर है वो बढ़ गया है। s कैरेक्टर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p2, अगर s ज्यादा से ज्यादा होगा इस पे कार्बन की अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, फिर इस पे भी ज्यादा है और उस पे बहुत कम अट्रैक्शन है। तो अगर आप इस बॉन्ड को कंपेयर कर लेंगे, लाइक ये बॉन्ड है, आप इसको कंपेयर कर लें इस बॉन्ड के साथ कि जिधर कार्बन का डबल बॉन्ड है, फिर ये देखें और फिर इसको कंपेयर कर लें इस बॉन्ड के साथ ये, तो इसमें इस ऑर्बिटल में s कैरेक्टर 50% है, तो इन इलेक्ट्रॉन पे कार्बन की ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन काफी करीब है। अब इस केस में s कैरेक्टर चूंकि ये 1 2 3, ये चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, s कैरेक्टर इसमें 33% है। और फिर ये देखें 1 2 3 4, ये चूंकि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो s कैरेक्टर इसमें 25% है। तो जाहिर है, खुद देखें, अगर आप चाय में 25 ग्राम चीनी डालें, 33 ग्राम चीनी डालें या 50 डालें तो मीठी ये होगी। चूंकि s पे ज्यादा अट्रैक्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे करीब है। सो दिस हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक, तो लिहाजा ये दोनों चले जाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये, जिसको हम कहते हैं सिल्वर एसिटालाइड, और ये वाइट प्रेसिपिटेट है। वाइट किस वजह से है? सुन ले, सिल्वर की वजह से है। सिल्वर जब +1 होगा तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी और वाइट कलर आएगा। और अगर इसकी जगह पे हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे कापर का कोई साल्ट लेंगे, तो फिर इधर कापर लगाएंगे और फिर कापर का रेड प्रेसिपिटेट आएगा, बिकॉज क्यूब रस कलर जो है तो वो रेड आता है, क्यूब रस रेड, ठीक है जी। तो ये होगा, सिल्वर के वाइट आते हैं और कापर के रेड आ जाएंगे, और ये तमाम टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन होगा। तो आगे जाइए। तो जनाब ये इथाइन है 118 में, फॉलोइंग रिप्रेजेंट लिंड-लार्स कैटलिस्ट। याद रखिए, लिंड-लार्स कैटलिस्ट एक्चुअली कहते तो हैं कैटलिस्ट, लेकिन वो एक्चुअली रिएक्शन को अल्कीन स्टेज पे रोक लेता है। लाइक ये देखें CH ट्रिपल बॉन्ड, ये है CH, तो ये पहला हाइड्रोजन है जो ऐड हुआ, लेकिन लिंड-लार्स कैटलिस्ट मौजूद है जो कि लेड है और बेरियम सल्फेट। मैं समझा रहा हूं कि ये क्या करता है। लेड है और बेरियम सल्फेट के ऊपर डिपॉजिट किया गया है, और फिर क्विनोलिन है। अच्छा, सॉरी पैलेडियम मैं कह रहा हूं, PD। अच्छा, जहां पे आप जानते हैं कि इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं निकल, और इसके अलावा प्लैटिनम और पैलेडियम इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब होता यह है, सुने जरा, पैलेडियम बड़ा तेज कैटलिस्ट है, तो क्विनोलिन जो है वो इसके मोस्ट एक्टिव साइट को कवर कर लेता है। जैसे अगर आप कोई चीज तकसीम कर रहे लोगों में, जो सबसे ज्यादा चीखें मारेगा, आप उसको कहते हैं यार बस ज्यादा बंद शिलवने। ये क्विनोलिन जो है वो इसके एक्टिव साइट के साथ मोस्ट एक्टिव को कवर कर लेगा, बाकी जरा लेजी साइड रह जाएंगे, तो वहां पे इनका रिएक्शन होगा तो सिर्फ यहां तक ही ये हो सकेगा, E3 तक हो सकेगा। कुछ समझ के बात को? तो क्विनोलिन, और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये लेड सल्फेट जो है, जो बेरियम सल्फेट है, वो इसके सरफेस के ऊपर डाला गया है, डिपॉजिट किया गया, ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। तो डी ऑप्शन है, इसको कहते हैं लिंड-लार्स कैटलिस्ट। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉमन इन अल्कीन? अल्कीन में एडिशन रिएक्शन बहुत कॉमन है। कहते कि विच कंडीशन इज नेसेसरी
फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कायरलिटी बड़ी जरूरी है, जब कायरलिटी होगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, कभी कभार कायरलिटी होगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आपकी बुक में एक सेंटेंस है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये है, जरा इस कंपाउंड को देखें कि ऑप्टिकल यानी इसमें कायरलिटी है। ये देखें, ये कार्बन आप जानते हैं कि ये कायरल है। कायरल कार्बन वो होगा जो डिफरेंट ग्रुप के साथ, लाइक इसको देखें, ये ग्रुप डिफरेंट 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 और ये बड़ा ग्रुप डिफरेंट, ये कार्बन कायरल है। इसी तरह ये कार्बन भी कायरल है, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप और ये अलग ग्रुप। लेकिन चूंकि ये सिमेट्रिक है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रिक कहलाती है, तो उस साइड की ऑप्टिकल एक्टिविटी और ये अपोजिट होती है, ये कैंसिल कर जाती है। तो ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड कहलाएगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी कायरलिटी जरूरी है, लेकिन ये भी बड़ी जरूरी बात है, सबसे जो जरूरी बात है वो है एसिमेट्री। अगर कंपाउंड सिमेट्रिक है तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पोलराइज्ड लाइट को बैंड नहीं कर सकेगा। जनाब दूसरी ऑप्शन है, फिर कहता है 21 में कि व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तो इस तरह है, मिसाल के तौर पे CH3 और ये क्लोरीन है, तो मेन चेन यही है, इसको हम कहते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। आगे जाइए कि व्हाट डज एक्वस NaOH डू टू 1-क्लोरोब्यूटेन। एक्वस है 1-क्लोरोब्यूटेन, CH3 और इस तरह ये है CH2 CH2 CH2, ये क्लोरीन है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लीविंग ग्रुप है, और फिर आपने इसके साथ अटैच कर दिया, ये कहता है कि NaOH है और एक्वस है, इसका ख्याल रखें। एक्वस है का मतलब है कि ये डिसॉल्व है और सोडियम आयन अलग है, क्योंकि वो स्ट्रांग बेस से है, तो ये जाएगा और ये बैक साइड से आएगा, इससे बैक साइड से अटैक होगा, लिहाजा आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। सो 1-क्लोरोब्यूटेन प्रोड्यूस करेगा 1-ब्यूटानॉल, इट फॉर्म्स ब्यूटानॉल, बिल्कुल ठीक है। 123 कहते हैं कि विच अल्काइल हैलाइड इज लीस्ट रिएक्टिव इन SN1। सोचना है आपने, गलत ना करे प्लीज। SN1 में कौन स्लो होगा? सोच पे हो के गुरा पदक्के की बम गलत है, हम पोयम गोरे। कहता है कि विच अल्काइल हैलाइड इज लीस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन, मिथाइल ब्रोमाइड। SN1 में ये लीस्ट है, क्यों? ये SN1 करेगा ही नहीं, ये SN2 करेगा। सही है, ये प्राइमरी से भी एक दर्जा नीचे है, समझ गए बात को। तो ये SN1 रिएक्शन करता ही नहीं। अगर आप उसके देखेंगे तो SN1 इसका बड़ा कम प्रोडक्ट बन सकता है, बिकॉज मिथाइल कैटायन स्टेबल ही नहीं है। SN1 में कैटायन बनता है, तो कहीं गलती ना कर लें प्लीज। तो 123 में ए ऑप्शन ठीक है। और ये जो डी है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये तो SN1 के लिए बड़ा शेयर होगा, बिकॉज टर्शियरी कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल। 124 कहते व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट प्रोमोट्स E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 दोनों ग्रुप एक वक्त में जाएं, तो जनाब सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? उसे प्रोटिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रोटिक होगा तो वो फिर कैटायन को भी और वो जो नेगेटिव ग्रुप है उसको भी स्टेबलाइज कर लेता है। तो बहरहाल इस पर काफी डिस्कशन की जरूरत है। 124 में पोलर ए प्रोटिक यानी एसीटोन टाइप, जिसमें ये वाला ग्रुप होता है ना, तो वो कहलाएगा पोलर प्रोटिक, ये या फिर ये ग्रुप। दीज आर पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी पोलर प्रोटिक और ये भी है। लेकिन जिधर आपके पास ये प्रोटॉन ना हो, ठीक है जी, और ये प्रोटॉन क्यों जरूरी है कि ये खुद पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ ये जो दूसरा है उसके साथ ये अट्रैक्शन रख लेता है। तो जनाब 125 के इन एन SN2 रिएक्शन if the substrate is chiral what happens to the configuration। SN2 में अगर ये सबस्ट्रेट कायरल है, यानी ये जाने वाला ग्रुप है और ये ग्रुप अलग अलग ग्रुप है, लाइक A B C और D, और फिर जब ये इधर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? 100% इन्वर्जन होगी, यानी ये जाएगा और ये आएगा। और ये कहता है कि रिएक्शन कौन सा है? कहते हैं कि इन SN2 जाना और आना एक ही वक्त में है, तो 100% इन्वर्जन होगी।
मतलब यह है कि आपके पास 100% कंपाउंड ये होगा कि इसके अपोजिट साइड पे ये अटैच होगा। तो अगर ये डेक्स्ट्रो आइसोमर था तो अब आपके पास ये लिवो के साइड पे अटैच होगा। चले आगे जाएं। आखिरी है कि व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, तो वो टर्शरी है ड्यू टू चार्ज डेंसिटी एंड ड्यू टू स्टेरिक हार्डनेस। अच्छा, एक बात और, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे मैंने काफी पुराने पेपर हल किए हैं, जरा आप उसे चेक कर लें, किफायत केमिस्ट्री लेक्चर्स, उसमें काफी ज्यादा मैंने स्ट्रेटेजीज दी हैं और इंशाल्लाह आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू जनाब। वाई 84, हाँ 84 की वही, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, नो देखिए राजी लो आयोनाइजेशन एनर्जी का ना इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कई दे बस सस्ता वाई आस 109। जनाब देखिएगा, कहता है कि विच हाइड्रोकार्बन इज लीस्ट रिएक्टिव, तो याद रखें अल्केन्स जो होते हैं दे आर द लीस्ट रिएक्टिव। एक सीक्वेंस मैंने लिखी थी इधर, देखें अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव है, अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव बेंजीन है और बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव अल्काइंस है, अल्काइन से ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स है। ये हमने हाइड्रोकार्बन को अरेंज किया। आप अगर उधर जाएंगे यहां से तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है जी, क्या बेंजीन में बिल्कुल सही है और उसकी वजह से ये स्टेबल है। इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसका पाई बॉन्ड बड़ा होता है और इसका पाई बॉन्ड छोटा होता है, दैट्स व्हाई दैट इज मोर रिएक्टिव। बड़ा बॉन्ड इजीली टूटता है और इसमें भी पाई बॉन्ड है, लेकिन दोस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज और ऑल दीज रिंग, तो लिहाजा ये उससे भी कम रिएक्टिव है और इन बेचारों में पाई इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अब क्लियर है?